दार्जिलिंग में लोहा पुल टूटने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। पुल गिरने की वजह से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुल गिरने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बारिश की वजह से ये पुल ही टूट गया। लैंडस्लाइड से बच्चे समेत 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। ताश के पत्तों की तरह ढहते घर, टूटा पुल, टूटी सड़कें और घरों में पानी का जल जमाव। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की हैं, जहां बारिश ने तबाही मचा दी है। दार्जिलिंग में पुल ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं अब तक बाढ़ बारिश से करीब 13 लोगों की जान जा चुकी है। दार्जिलिंग के मिरिक में 9 और सूखिया में करीब 4 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग ढह गया, सड़कें टूट चुकी हैं। अब जरा इस तस्वीरों को देखिए। पुल के करीब और नदी किनारे बना घर भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए कैसे पुल टूट गया और नदी में डूब गया। अब जरा तबाही की इन तस्वीरों को भी देखिए। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे। रास्ते बंद हो चुके हैं। नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि जल्द से जल्द नदियों से दूर चले जाएं। तो वहीं पुल ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुल टूटने से सिलीगुड़ी सिक्किम रूट पर आवाजाही ठप हो गई है। तो वहीं बिहार में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बारिश और बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने से 16 तो पेड़ गिरने से 6 की मौत। सीएम राहत कोष से 4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बिहार में आसमान से आफत बरस रही है। तेज बारिश की वजह से उत्तर बिहार जलमग्न हो गया है। शनिवार को आसमान से बरसी आफत ने कई जगह तबाही मचाई। सैकड़ों लोगों के घर उजड़ गए। बारिश, आंधी और बिजली गिरने की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। ये तस्वीर मोतिहारी की है, जहां बारिश की वजह से शहर पानी पानी है। सड़कों पर पानी भर गया है। जल जमाव की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। गोपालगंज की ये तस्वीर देखिए। ये मॉडल सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है। मरीज बेड पर हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, मशीनें सब डूबे हैं। अस्पताल में पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं। मोतिहारी और गोपालगंज जैसी स्थिति रक्सौल की भी है। रक्सौल में भी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। शहर की सड़कें झील बन गई हैं। सबसे पुराना डंकन हॉस्पिटल बारिश के पानी से जलमग्न हो गया। इमरजेंसी सेवा सहित सभी सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। 3 दिनों तक वैष्णो देवी यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर है, आज से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रहेगी। कटरा में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इसीलिए फैसला लिया गया। खराब मौसम के चलते श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है। और अब बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शिरडी के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने साईं बाबा के समाधि स्थल पर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को आप देख पा रहे हैं। दर्शन करने के लिए वो पहुंचे और उन्होंने आशीर्वाद लिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भी पहुंचे। सीट शेयरिंग को दरअसल अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारी मिली है वो ये कि 18 से 20 सीटें लेने की मांग पर अड़े हुए हैं जीतन राम मांझी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और जो जानकारी मिली है वो ये है कि जीतन राम मांझी दरअसल अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए 18 से 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं।
रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। रुपेश, क्या होता नजर आ रहा है? पेच कहां पर फंसा हुआ है? मांझी तो 18 से 20 सीटें मांग रहे हैं। देखिए, और इसीलिए एनडीए में अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। जैसे चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है अगले 1-2 दिनों में, उसी तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान भी कभी भी हो सकता है। और ये कहा भी गया था, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि हम दशहरे के बाद सीट शेयरिंग की घोषणा कर देंगे। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की चिंता ये है, और उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं मांग नहीं रख रहा हूं बल्कि मैं भीख मांग रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि कम से कम 18 सीटें हमें चाहिए मान्यता प्राप्त करने के लिए। यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता मिले, इसके लिए कम से कम 18 सीटों की दरकार होगी जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि बिहार में इस बार विधानसभा के चुनाव में कम से कम 18 से 20 सीटें उनको मिले। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, जो हालात है, उसमें 18 सीटें देने की स्थिति शायद एनडीए में नहीं बन रही है। इसी वजह से जीतन राम मांझी से अंतिम बातचीत करने, या यूं कहें कि उनको मनाने के लिए ना सिर्फ बिहार भाजपा के प्रभारी जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो विनोद तावड़े और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के उनके आवास पहुंचे हैं, और जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश कहें या फिर अंतिम सहमति बनाने की एक कोशिश हो रही है कि अंतिम सहमति बना करके और सीट शेयरिंग का ऐलान चुनाव के ठीक ऐलान होने के पहले या फिर तुरंत बाद ये कर दिया जाए। तो इस मीटिंग में सहमति बनाने की कोशिश होगी ताकि सीटों का ऐलान किया जा सके। शुक्रिया रुपेश आपका। और बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। आज चुनाव आयोग पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज ईसी की टीम पटना के होटल ताज में कई अहम बैठक कर रही है, तो चुनाव की तैयारियों पर मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत हो रही है। इन बैठकों के बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग अभी तक की तैयारियों और आगे के एक्शन प्लान की डिटेल जानकारी देगा। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के सभी 12 राजनीतिक दलों के साथ अहम चर्चा हुई। इस बैठक में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी के अलावा बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद गुंजियाल, आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से कहा कि छठ पूजा के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएं। आपको बता दें कि इस साल छठ का महापर्व 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। जेडीयू ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग रखी है, जबकि बीजेपी ने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। आरजेडी ने सर्वदलीय बैठक में 1 चरण में और निष्पक्ष वोटिंग की मांग की है। और बिहार में आज से बीजेपी सुझाव यात्रा शुरू हो गई है। ये सुझाव यात्रा आज से 20 अक्टूबर तक चलेगी। बीजेपी इस यात्रा से फीडबैक लेकर मैनिफेस्टो तैयार करेगी। बिहार में बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी सुझाव यात्रा के तहत बीजेपी बिहार के हर जिले को कवर करेगी। बीजेपी की सुझाव यात्रा आज से 20 अक्टूबर तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान बीजेपी घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएगी। किसानों, छात्रों और महिलाओं से फीडबैक लेकर बिहार के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा कि बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान किसानों, छात्रों और महिलाओं समेत अन्य लोगों से फीडबैक प्राप्त करेगा, ताकि लोगों के सामने आने वाली समस्याओं से परिचित हुआ जा सके। इस अभियान के जरिए लोगों से सुझाव किया जाएगा। प्रेम कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र से प्रेरणा लेकर पार्टी बिहार के 14 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए ये व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है। बीजेपी फीडबैक रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट शुरू करेगी, जिस पर लोग आसानी से फीडबैक दे सकेंगे। रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर QR कोड लगाए जाएंगे। बीजेपी अपने बिहार घोषणा पत्र के लिए लोगों से इनपुट जुटाएगी और इसके लिए व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल सर्विस का भी इस्तेमाल करेगी। वहीं पटना के लोगों का मेट्रो सफर का सपना कल साकार होने जा रहा है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार कल पटना में मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं। पटना मेट्रो किन रूट्स पर चलेगी और क्या-क्या सुविधाएं इसमें मिलने वाली हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बिहार में चुनाव से पहले सौगातों की बहार लगी हुई है। इसी कड़ी में बिहार के पटना में अब मेट्रो का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 6 अक्टूबर यानी कि कल पटना में मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं। पटना वासियों का मेट्रो सफर करने का सपना अब कल साकार होने जा रहा है। फिलहाल पहले फेज में रेड लाइन के 3 स्टेशन के बीच लगभग 9 किलोमीटर की मेट्रो लाइन शुरू की जा रही है और इस 9 किलोमीटर के सफर में 3 मेट्रो स्टेशन होंगे। पहला पटना
ISBT, दूसरा 0 माइल और तीसरा भूतनाथ स्टेशन। शनिवार को मेट्रो रेल संस्था आयुक्त ने पटना में मेट्रो परिचालन के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं, मेट्रो का ट्रायल रन भी पूरा हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि पटना में मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। साथ ही मेट्रो रेल में 3 कोच होंगे, जिनमें 1000 यात्री एक बार में सफर कर पाएंगे और इन 3 कोच में 138 यात्री बैठकर सफर कर पाएंगे, तो 900 यात्री एक बार में खड़े होकर सफर कर सकेंगे। कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले पर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार की राज्यों के साथ आज अहम बैठक होगी। देखिए, बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर केंद्र सरकार 4 बजे सभी राज्यों के साथ अहम बैठक करेगी। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक का मकसद देश में बनने और बिकने वाले कफ सिरप और अन्य दवाओं की गुणवत्ता पर सख्ती करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके कहा कि दवाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं छिंदवाड़ा में अब तक 11 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन अब तक नेक्स्टो DS बैन नहीं किया गया है। जांच कमेटी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में अब तक 14 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पर पाबंदी लगाई गई है। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की रिपोर्ट में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कई गुना ज्यादा पाई गई। जानकारी के मुताबिक ये मात्रा मानक से 480 गुना ज्यादा मिली, जबकि डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कफ सिरप में 0.10% ही होनी चाहिए। तो 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खांसी की दवा, एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स समेत 19 दवाओं की निर्माण इकाइयों में जोखिम की जांच शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मौत के मामले में कार्रवाई जारी है। स्पेशल टीम ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी अरेस्ट कर लिया है। तो इस मामले पर पूर्व CM कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौत मामले में एक्शन जारी है। जहरीला कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल टीम ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी पर गलत दवा लिखने का आरोप है। डॉक्टर सोनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को छिंदवाड़ा के परासिया से गिरफ्तार किया। जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने की प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है भी मुकदमा कायम किया गया। वहीं पूर्व CM कमलनाथ ने कहा कि जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। दुख की इस घड़ी में मेरी भावनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। उन्होंने मृतक बच्चे के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। छात्राओं के यौन शोषण मामले में अभियुक्त चैतन्यानंद सरस्वती अब तिहाड़ जेल की हवा खा रहा है। तिहाड़ में चैतन्यानंद का तिहाड़ में किस तरीके से उसकी रात कटी है, किस तरीके से उसे रखा गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाखंडी बाबा चैतन्यानंद अब तिहाड़ जेल में बंद है। उसे तिहाड़ की 4 नंबर जेल में रखा गया है। परसों बाबा का पुलिस रिमांड खत्म हुआ था, जिसके बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ की नंबर 4 जेल के मुलियाजा वार्ड में चैतन्यानंद बेचैन दिख रहा है। ये वो वार्ड है जहां फर्स्ट टाइमर अभियुक्त रखे जाते हैं। इस जेल में हर तरह के अपराधी सजा काट रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि चैतन्यानंद शुक्रवार की शाम तिहाड़ जेल पहुंचा था, जिसके बाद उसे जेल मैनुअल के हिसाब से रात का खाना दिया गया, लेकिन बाबा को जेल का खाना पसंद नहीं आया। जेल सूत्रों के मुताबिक ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले पाखंडी बाबा की रात बहुत कष्ट वाली कट रही है। रात में चैतन्यानंद सही से सो नहीं सका और रात में कई बार वो बार उठकर बैठ जाता था। चैतन्यानंद जब हिरासत में था तो पुलिस से फल देने की मांग करता था, मगर पाखंडी बाबा को अब जेल मैनुअल का पालन करना पड़ेगा। करोड़ों के फर्जीवाड़े के अलावा चैतन्यानंद पर इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पुलिस ने जताया कि वो हनी ट्रैप की साजिश भी रचता था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हो गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मूर्ति विसर्जन रोकी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के समझाने के बाद मूर्ति विसर्जन किया गया और पुलिस ने भी मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
पथराव की तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना स्थित बावनवीर गांव की हैं, जहां मूर्ति विसर्जन जुलूस पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। तस्वीरों में पथराव करते लोगों को आप देख सकते हैं, जिसके निशान अगली सुबह सड़कों पर भी दिखे। इस पथराव में कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन पथराव के बाद गांव के अलग अलग पंडाल के लोगों ने मूर्ति विसर्जन रोक दिया और कहा कि जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घंटों गहमागहमी चलती रही। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और रात भर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग तेज होती रही। पुलिस की टीम ने लोगों को काफी समझाया, जिसके बाद सुबह 6 बजे लोगों ने मूर्ति विसर्जन किया। वहीं पथराव के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और गांव में शांतिपूर्ण माहौल बनाया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। मामले में सामने आए वीडियो और फोटोज के आधार पर अभियुक्तों की तलाश भी शुरू कर दी गई। पुलिस पथराव के पीछे की वजह और पथराव करने वाले अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में धर्मांतरण का पर्दाफाश पुलिस की टीम ने किया है, जहां पैसों का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और इस साजिश के तार अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। कमरे में बैठे ये लोग और पुलिस की टीम के साथ बहस की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी जिले की हैं, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भिवंडी में सेवाभावी संस्था की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। गरीब और वनवासी समाज के लोगों को पैसे का लालच देकर उनका धर्मांतरण यहां कराया जा रहा था, जिसका पुलिस की टीम ने पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि यहाँ लड़कियों को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। बजरंग दल ने मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची, तो उसे पता लगा कि धर्मांतरण का पूरा खेल अमेरिकी नागरिक जेम्स वॉटसन की ओर से रचा गया है। तभी पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अमेरिकी नागरिक जेम्स वॉटसन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि जेम्स वॉटसन साल 2016 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और बाद में बिजनेस वीजा लेकर महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर में धर्मांतरण गतिविधि चला रहा था। उत्तराखंड में मिस ऋषिकेश कंपटीशन के दौरान बड़ा बवाल हो गया। एक निजी होटल में चल रहे इस कार्यक्रम में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब हिंदू संगठन के कुछ लोग अचानक हंगामा करने पहुंच गए। देखिए। But sir, you can't break someone's passion or beauty like this. This is not the culture we are talking about. एक्सक्यूज मत करो सर, मैं एक्सक्यूज नहीं कर रहा। आप चल रहा बोल रहा हूं, एक्सक्यूज मत करो। मैन बहुत छोटी हो, सर मुझे पता है बहुत छोटी हो। दिस इज नॉट आवर कल्चर, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे कल्चर से अलग है। तो आप शॉप्स पे जितनी शॉप्स में कपड़े बिक रहे हैं ना, आप प्लीज ब्लॉक करा दो। कुछ भी मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। व्हाई? आप अपने घर में करो। सो सॉरी सर, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटी मॉडल्स के बीच ये नोकझोंक काफी देर तक चली। मामला तब शांत हुआ जब ऑर्गेनाइजर्स ने हिंदू संगठन की शर्तों पर प्रतियोगिता का भरोसा दिया, लेकिन इससे पहले होटल में जमकर हंगामा हुआ। मिस ऋषिकेश का ऑडिशन बीच में ही रोकना पड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि होटल मालिक को पुलिस को बुलाना पड़ गया। और यूपी हापुड़ के एक गांव में महिलाओं के अपमान का मामला सामने आया है। एक अभियुक्त को लोगों ने पुलिस के सामने ही पीट डाला। इलाके में एहतियातन पुलिस तैनात है। मारपीट की ये तस्वीर यूपी के हापुड़ की है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में युवक को पीटा गया। भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि पुलिस वालों की एक नहीं चली। पुलिस ने फिर हनक दिखानी शुरू कर दी। कड़ी मशक्कत के बाद पिट रहे युवक को छुड़ाया गया। पिट रहे शख्स पर आरोप है कि उसके साथ कई लोग थे जिन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की। 2 महिलाएं उठकर बाथरूम गई। मुस्लिम समुदाय के 2-3 लड़कों ने उनकी तस्वीर खींच ली। विरोध करने पर एक लड़के के सिर पर हमला कर घायल कर दिया। ये घटना हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां अबूजर जावेद नाम का हिस्ट्री शीटर अपने फार्म हाउस पर मौजूद था। गांव में माता की ज्योति जलाने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां से कुछ महिलाएं जरूरी काम से फार्म हाउस के पास गई थी, जहां उनकी फोटो खींची गई। इसके बाद मोटरसाइकिल से एक शख्स पुलिस की मौजूदगी में लोगों को धमकियां देने पहुंचा। तभी भीड़ बेकाबू हो गई और अभियुक्त को पीटना शुरू कर दिया। कई महिलाओं ने अपने अपमान का गुस्सा उतारा।
और यूपी के बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चलाए, बारात घर का बचा हुआ हिस्सा आज गिराया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मौलाना तौकीर रजा जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, उनके करीबी के अवैध बारात घर को गिराया जा रहा है। बरेली हिंसा मामले में अब बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अब बिजली विभाग भी अभियुक्तों पर सख्त एक्शन लेने में जुटा है। हिंसा के अभियुक्त मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर अब बिजली विभाग ने बकाया नोटिस जारी किया है। तौकीर रजा के करीबियों को बिजली विभाग ने 1 करोड़ 26 लाख रुपए की आरसी जारी की है। देर रात जारी की गई आरसी पर जब तहसील प्रशासन वसूली की कार्रवाई करेगा, ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर भी बिजली विभाग ने 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना लगाया है। बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। जिस इमारत पर बुलडोजर चल रहा है, ये बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के सहयोगी नफीस का है। बरेली विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। रजा पैलेस बारात घर को तोड़ने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए। तौकीर रजा के करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दोनों पर आरोप है कि उन्हें बरेली में हिंसा की घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। हफीज ने ही आई लव मोहम्मद के पोस्टर हटाने गई पुलिस से कहा था, पुलिस वालों के हाथ काट दूंगा।